12th Physics, chapter number 6, Superposition of Waves, HSC textbook, page number 132, section number 6.3, Reflection of Waves. So, we'll start with the first point. Now, there is something called as particle velocity and wave velocity. Velocity of the particle and velocity of the wave. इन दोनों के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इन केस ऑफ द ट्रांसवर्स वेव, अगर मैं ट्रांसवर्स वेव की बात करूँ इस तरह होता है ना ट्रांसवर्स वेव, दिस इज द ट्रांसवर्स वेव. तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल वेलोसिटी एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेव वेलोसिटी इन दिस वेव. इसमें कैसा होता है? तो अगर मैं पार्टिकल वेलोसिटी की बात करूँ तो यहाँ पर पार्टिकल वेलोसिटी ऐसा है, वैसा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी. ठीक है. और वेव वेलोसिटी, वेव कौन सी वेलोसिटी, वेव कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेव वेलोसिटी. सो इन शॉर्ट, पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी इट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन केस ऑफ द ट्रांसवर्स वेव. समझ में आ गई बात? whereas अगर मैं longitudinal वेव की बात करूँ तो it is basically comprising of the ऐसे, ठीक है. दिस इज कंप्रेशन, रेडिफिकेशन, कंप्रेशन, रेडिफिकेशन. करेक्ट. तो ये जो वेलोसिटी वेव है वो ऐसे आगे चला जाता है. तो दिस इज द डायरेक्शन. तो कंप्रेशन में क्या हो रहा है? What happens in the compression? In case of compression, the particles are moving towards each other. This is the compression. Or rarefaction where the particles are moving away from each other. So this itself is the direction of particle velocity. यही है particle. Compression में वो एक साथ आ रहे हैं. Rarefaction में they are going away from each other. ठीक है? This is the compression and rarefaction. So this is the direction of the particle velocity. Now how about the wave velocity? The wave velocity is going in this direction. So in this case, the particle velocity is parallel to the wave velocity. और यहाँ पर वो perpendicular होता है. I hope this is clear to you all. This is the first point. Is this clear to you all? Hello. Is this clear to you all? Hello. Is this clear to you all? I'll go with the second point now. Second point. Whenever there is a reversal of particle velocity, reversal of particle velocity, particle velocity के रिवर्सल हो जाता है तो इसे phase changes by 180 degree or pi radian. Whenever there is a reversal of particle velocity, we say the phase is changing by pi radian, 180 degree. Is this okay? Is that clear? Hello? Is this okay? Third point. अब हम बात करेंगे. Now we talk about the reflection of the transverse wave from the denser medium. Reflection of transverse wave from the denser medium. डेंसर मीडियम का मुझे कोई एग्जांपल बता दो प्लीज. डेंसर मीडियम का एग्जांपल, जैसे कि एक स्ट्रिंग है एंड द स्ट्रिंग इज अटैच्ड, द एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू द हुक एंड दिस हुक इज इन द वॉल. ठीक है, इट इज अटैच्ड टू द वॉल. ये समझो कि एक वॉल है, इट्स अ सॉलिड वॉल, और ये है स्ट्रिंग. तो इस स्ट्रिंग के ऊपर समझो कि एक क्रेस्ट है. Is this okay? Alright. अब तो मुझे एक चीज बता दो कि this is the direction of the particle velocity. Sorry, wave velocity. Wave ऐसे जा रहा है. समझे क्या? अब wave इसके आगे नहीं जा सकता. The wave cannot transfer further. अच्छा, और wave velocity कैसा है? This is the part. और particle velocity ऐसा है. All the particles in this loop, they are being pulled in the upward direction.
अब जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग एट दिस पॉइंट, दिस इज द हुक, ये है वॉल, वॉल को ये स्ट्रिंग अटैच किया गया है, ठीक है। सो इट इज ट्राइंग टू पुल दिस अप, ये जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग उस हुक को भी ऊपर खींचने की कोशिश करेगा, बिकॉज द वेव इज गेटिंग ट्रांसमिटेड इन द स्ट्रिंग। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सो इन द प्रोसेस दिस पार्टिकल ऑफ द हुक it will be pulled in the upward direction, लेकिन the wall or the hook, these are the denser medium, that is solid medium, तो वो तो ऊपर नहीं खींचा जाएगा, एक्शन रिएक्शन प्रिंसिपल, ओके, वो ऊपर नहीं खींचा जाएगा, वही उस स्ट्रिंग को उल्टा नीचे खींचेगा, एंड दिस इज हैपनिंग विद एवरी पॉइंट ऑफ दिस क्रेस्ट, समझे क्या? तो व्हाट हैपेंस हियर, दैट दिस पार्टिकल वेलोसिटी गेट्स रिवर्स्ड, ये पार्टिकल वेलोसिटी है वो रिवर्स हो जाता है, इट गेट्स रिवर्स्ड, समझिए क्या? ड्यूरिंग द रिफ्लेक्शन, यहाँ से वो रिफ्लेक्ट होगा तो इट गेट्स रिवर्स्ड, द पार्टिकल वेलोसिटी इज गेटिंग रिवर्स्ड, क्योंकि उस हुक को ये स्ट्रिंग ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हुक तो ऊपर नहीं खींचा जाएगा, सो अल्टीमेटली द हुक विल बी एक्चुअली बाय द प्रिंसिपल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, वो नीचे खींचा जाएगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। सो इन दिस वे यहाँ पर वेव भी आगे नहीं जा सकता, तो वेव भी यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा, सो दिस इज द वेव वेलोसिटी, this is the particle velocity. So now what do we conclude from this? We conclude from this is that कि भाई crest is reflected as a trough, crest reflected as trough, and vice versa, trough is reflected as crest, समझे क्या? There is reversal of particle velocity, particle velocity reverses, अगर वो रिवर्स हो रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है phase changes by radian, phase changes by radian, समझे? And the wave velocity also gets reflected. Is this clear to you all? Is this okay? समझ में आया सबको? Is that okay? Hello? Similarly, I can consider the next part, reflection of transverse wave, reflection of transverse wave from rarer medium, ये denser medium था, denser medium मतलब wall, example है इसका wall, from rarer medium, rarer medium का example बता दीजिए मुझे, rarer medium मतलब air, कि भाई एक स्ट्रिंग है, बस उसको मैंने ऐसे हवा में ही घुमा दिया, तो ये स्ट्रिंग जो है वो ऐसे चला जाएगा, अब हवा में, रेयर मीडियम इज द एयर, तो ये जो स्ट्रिंग है वहाँ पर ऐसा क्रेस्ट है, एंड दिस एंड इज फ्री, फ्री मतलब इट इज इन द एयर, तो अगर वो डेंसर मीडियम है तो उसको ऐसा सेक्शन लाइन दिखाएंगे, और रेयर मीडियम में तो कुछ नहीं दिखाएंगे, सो इट्स अ रेयर मीडियम, ठीक है। लेट अस शो द डायरेक्शन ऑफ द वेव वेलोसिटी, ऐसे पार्टिकल वेलोसिटी ऊपर, समझे क्या? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी, राइट। और ये आगे, अब ये जो स्ट्रिंग है वो उस एयर के पार्टिकल को ऊपर खींचेगा, और एयर का पार्टिकल ऊपर आराम से खींचा जाएगा, बिकॉज इट्स फ्री टू मूव, समझे क्या? अब वेव कैन नॉट गो फर्दर, सो इट विल गेट रिफ्लेक्टेड, सो वेव वेलोसिटी गेट्स रिफ्लेक्टेड, ओके। पार्टिकल वेलोसिटी डज नॉट गेट रिफ्लेक्टेड, समझे क्या? वो रिफ्लेक्ट नहीं होता, डज नॉट गेट रिफ्लेक्टेड, सो जो पार्टिकल वेलोसिटी अपवर्ड था वो अपवर्ड ही रिफ्लेक्ट होके आएगा, समझे? सो हाउ डू यू कंक्लूड, व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस? When the reflection of transverse wave takes place from the rarer medium like air, crest is reflected as crest, crest is reflected as crest, and likewise trough is reflected as a trough, trough reflected as a trough. Is there reversal of the particle velocity? No, so no phase change, there is no phase change. Is this clear to you all? Hello, any doubts about this? Please answer. Is this clear to you all? Hello, let us go for the next part now. Point number 5 there. Point number 5, reflection of longitudinal wave from the denser medium. Reflection of longitudinal wave
from denser medium. From denser medium. From denser medium. Okay. चलिए मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि कंप्रेशन और रेरिफिकेशन कब होता है? When does the compression take place? कंप्रेशन तब होता है जब the wave velocity and the particle velocity is in the same direction. तब कंप्रेशन होता है। और रेरिफिकेशन कब होता है? When the wave velocity and particle velocity they are in the opposite direction, तो रेरिफिकेशन होता है। समझे? When does the compression take place? When the wave velocity and the particle velocity they are going in the same direction. Okay? और रेरिफिकेशन तब होता है when the wave velocity is going in the upward direction ahead and the particle velocity is going behind. Is this clear? So when they are in the same direction, that is the compression. When they are in the opposite direction, it is the rarefaction. I hope this is clear. Hello, please check. Hello, 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 hello. So now let us consider the denser medium. मतलब एक जो longitudinal wave है, spring है, तो spring is attached at the end of the wall. उसका end जो है, it is attached to the wall. Let's say this is the denser medium. Denser medium. चलिए बताइए क्या हो गया यहाँ पे? Let us say the compression is incident here. Compression का मतलब मुझे बताइए प्लीज क्या होता है? What is the meaning of compression? Hello, hello. Compression का मतलब क्या होगा यहाँ पे? Compression का मतलब होगा कि भाई this is the wave velocity and this itself is the particle velocity also. समझे? अब पार्टिकल्स उधर जाके बैंग करेंगे। देखिए अब वेव इसके आगे तो नहीं जा सकता, तो वेव गेट्स रिवर्स्ड। यहाँ से वेव रिवर्स हो जाता है, वेव वेलोसिटी गेट्स रिवर्स्ड और पार्टिकल उसके ऊपर जाके बैंग करेंगे। पार्टिकल उसके ऊपर जाके बैंग करेंगे, लेकिन पार्टिकल को एक्शन और फिर रिएक्शन मिलेगा उनको। सो द पार्टिकल वेलोसिटी आल्सो गेट्स रिवर्स्ड। समझे क्या? And therefore again the particle and the wave velocity they are in the same direction. तो वहाँ पर क्या होगा ultimately? The compression is reflected as compression. समझे क्या? What do you conclude from this? Compression reflected as compression. Compression is reflected as compression. समझे क्या? And there is reversal of particle velocity. Particle velocity reverses. Therefore, it is phase change by pi radian. Phase change by pi radian. समझे क्या? There is a change of phase. Is this okay? Let me consider कि अगर यहाँ पर rarefaction incident होगा तो क्या होगा? What will happen if the rarefaction is incident? मतलब कुछ इस प्रकार ये एक rarefaction है, which is incident here. Rarefaction है मतलब what happens here? The wave velocity ऐसा होगा and particle velocity उसके opposite direction में होगा. That is why it's a rarefaction. ये compression था और ये rarefaction. अब wave cannot travel further, so naturally it will get reversed. ये वापस चला आएगा. It gets reflected. पार्टिकल वेलोसिटी इस तरफ है, मतलब the particles of the medium, denser medium, they are being pulled in this direction. But this being the denser medium, it is rock solid and it cannot move, and therefore by the action reaction principle, ये जो spring है उसी के particles उधर खींचे जाएंगे. That means the particle velocity is in this direction afterwards. Now they are again in the opposite directions. तो वहाँ पर there is a rarefaction because particle and the wave velocity they are in the opposite direction, so there is a rarefaction. That means rarefaction is reflected as rarefaction and compression is reflected as compression. There is reversal of particle velocity and hence there is a phase change of pi radian. Please make sure that this is clear to you all. Hello. Check if it is clear to you all. Hello. Hello.
I'll go for the last part of it now. ये हो गया point number 5. I want you all to take the snap of this please. उसका snap ले लीजिएगा. Point number 6 है reflection of longitudinal wave from the inner medium. ये denser medium. Now suppose the compression is incident है. अगर वहाँ पर compression incident है तो क्या होगा देखते हैं. Compression incident है मतलब कंप्रेशन इंसिडेंट है मतलब the wave velocity and particle velocity they are in the same direction. Wave cannot travel further, so it will get reflected. Particle velocity, particles are being pulled in that direction. Particles of this medium also, and they will get pulled because it's a rarer medium. समझे क्या? So there is no reversal of the particle velocity. Particle velocity उसी डायरेक्शन में वैसे का वैसा रहेगा, वो रिवर्स नहीं होगा क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा दिस बीइंग द रेयर मीडियम. नाउ रिवर्सल के बाद हमको दिख रहा है कि यहाँ पर जो पहले वेलोसिटी पार्टिकल और वेलोसिटी ऑफ द वेव दे आर इन द सेम डायरेक्शन बिकॉज ऑफ व्हिच इट वाज द कंप्रेशन व्हिच वाज इंसिडेंट. But after reflection, the particle velocity and the wave velocity they are in the opposite direction. मतलब this is going to be the rarefaction. The compression is reflected as the rarefaction. No reversal of particle velocity, no phase change. Is this clear to all? This is happening when the compression is incident. Eventually we can talk about if the rarefaction is incident there. अगर यहाँ पर rarefaction incident होगा तो if this is the rarefaction का यहाँ पर incident होने का मतलब है this is the wave velocity and particle velocity is in the opposite direction. Wave cannot travel further, so it will get reflected. ये होगा तुम्हारा wave velocity. Particles को इस तरफ पुल किया जा रहा है और वो पुल हो जाते हैं. Particles of the medium. Now they wave and particle velocity they are in the same direction. So it is going to be the rarefaction, the compression here. After reflection, this is going to be the compression. So rarefaction is reflected as the compression, and compression is reflected as the rarefaction. Compression reflects as rarefaction, and rarefaction reflects as compression. समझे क्या? And there is no reversal of particle velocity, so no phase change. No phase change. Is this clear to all? Well, these diagrams talk all about the reflection of the transverse and longitudinal waves from the denser and rarer media. Is that clear to all? Please check. We will see the derivation for the equation of stationary waves. तो हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे कि equation of the progressive wave on the string. Progressive waves का equation क्या होता है? There are two progressive waves. ठीक है? एक वेव जा रहा है in the positive direction. मतलब let us consider that this is the string. और इस string पर एक वेव इस प्रकार जा रहा है. It's going in the positive x direction. तो positive x direction वाला जो वेव होता है इसका equation होगा y1 is equal to a sin of 2 pi t upon t minus x upon lambda. A sin of 2 pi. Okay? We consider this is the first wave. Is that clear? This is going in the positive x direction. Alright. At the same time, now ये suppose wave जो है वो यहाँ से reflect होता है. जैसे हमने उस दिन आपको वीडियो दिखाया था उसमें देखा फर्स्ट नोड सेकंड नोड तो एक लूप दो लूप वो देखा. तो ये वेव आगे जाने की कोशिश कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो जाता है जैसे मैंने आपको. ठीक है, यहाँ पर उसको बांध के रखा है तो वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा. दिस विल बी द डेंसर मीडियम. वहाँ पे ट्रफ इज रिफ्लेक्टेड एज द क्रेस्ट. लेट अस से कि वहाँ पर ये वेव रिफ्लेक्ट होकर कुछ इस प्रकार आएगा. ये वेव तैयार हो जाती है. ये है द वेव व्हिच इज ट्रैवलिंग इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. इसका इक्वेशन y is equal to a sin of 2 pi t upon t
plus x upon lambda. Define d by t plus x upon lambda. ये ऐसे दो वेव्स होंगे. Is this clear to you all? Hello. Hello. Any doubts about this? Hello. Any doubts about this? Is that clear? ठीक है, ये दो वेव्स है. नाउ दीज टू वेव्स, एक इधर जा रहा है, दूसरा इधर आ रहा है. दे आर हैविंग द सेम एम्पलीट्यूड, दे आर हैविंग द सेम टाइम पीरियड. स्पेशलिटी ऑफ दीज वेव्स इज सेम एम्पलीट्यूड, सेम टाइम पीरियड, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी आल्सो. आप ओमेगा पढ़ो या एन पढ़ो, सेम फ्रीक्वेंसी. इज दिस क्लियर? ठीक है. नाउ दीज वेव्स दे विल इंटरफेयर हियर साइमल्टेनियसली, एंड एज वी नो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, the two waves, when two or more waves of the same type are simultaneously coming at the same point in the medium, then they produce their independent displacement irrespective of the presence of the other wave, and the resultant displacement of the particle is given by the vector sum of the two displacements. So y is equal to y1 plus y2. Please compare कर लेते हैं. This will become a sine of 2 pi t upon t minus x upon lambda plus a sin 2 pi t upon t plus x upon lambda. ये दोनों इंटरफियर हो जाते हैं. ठीक है. तो आई यूज हियर a कॉमन आएगा उसमें से. आई हैव टू यूज द फॉर्मूला. दिस इज कॉल्ड एज sin c plus sin d. sin c plus sin d is 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2. इस प्रकार का बन जाता है. So this will become y is equal to a 2 sin, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा. So what will happen when I add them? c plus d. c plus d मतलब 2 pi t by t minus 2 pi x upon lambda c plus d plus 2 pi t by t plus 2 pi x upon lambda. साइन होगा ये टर्म इनटू कॉस c माइनस d, मतलब दिस माइनस दिस, so this will become 2 pi t by t minus 2 pi x upon lambda minus 2 pi t by t minus 2 pi x upon lambda. Well, this will get cancelled, or either way cancelled. So what remains there? Y is equal to 2a. ठीक है. ये देखिए, इसमें से स्पेस फैक्टर चला जाता है. इधर स्पेस फैक्टर से कैंसिल. सो इट बी 2a. यहाँ पर इन्होंने a छोटा दिया है, तो मैं भी a छोटा ही ले लेता हूँ. मैंने छोटा दिया है, so this will become 2a. I'll write the cos term first. Now cos of minus theta is cos theta, so this will become cos of 2 pi x by lambda 2 pi x by lambda 4 pi x by lambda. बराबर है क्या? ये cos of 2 pi t by t cos 2 pi x upon lambda 2 pi x upon lambda, तो मिलाकर ये 4 pi x upon lambda बना चाहिए 2a.
टाइम्स ऑफ 4 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, ठीक है। इनटू साइन का क्या रहेगा, साइन को टू पाई एक्स बाय लैम्डा, 2 pi x by lambda, 2 times 2 pi x by lambda, that is 4 pi x upon lambda upon 2, that is 2 to the 4, and sine of 2 pi t by t, 2 pi t by t, that is 4 pi t by t divided by 2, so that will be again 2 times. So what will be y is equal to the, y is equal to 2a cos of 2 pi x upon lambda into sine of 2 pi t upon t, कुछ इस प्रकार बनता है। Now ये जो है इसे हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कहते हैं। So y is equal to a times and this is 1 upon t is equal to n. So I can write this as sine of 2 pi nt. ऐसा करेंगे। Now this is again the equation of a wave. लेकिन उस वेव का जो साइन वाला टर्म है, जो जैसे कि यहाँ पे था, दिस साइन वाला टर्म वाज कंटेनिंग टाइम का टर्म और स्पेस का टर्म, सो दिस वेव वाज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, इसलिए वो प्रोग्रेस हो रहा था क्योंकि उसमें एक्स वाला फैक्टर था, लेकिन इसमें एक्स का फैक्टर है ही नहीं, तो टाइम के साथ वो एक्स भी यहाँ पे चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे एक्स चेंज ही नहीं हो रहा है, मतलब द वेव इज नॉट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। समझे क्या, इट्स मूविंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के हिसाब से वो अपना मूवमेंट है, लेकिन स्पेस का मोशन नहीं है, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द स्टेशनरी वेव, इसलिए हम इसको स्टेशनरी वेव कहते हैं। इज दिस क्लियर टू यू? प्लीज चेक। दैट इज व्हाई वी कॉल दिस एज द स्टेशनरी वेव। अच्छा, स्टेशनरी वेव का जो एम्पलीट्यूड है, दिस इज कॉल्ड एज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, एंड दिस एम्पलीट्यूड a इज इक्वल टू 2a cos ऑफ 2 pi x upon lambda। अब देखिए, दिस एम्पलीट्यूड इज नॉट कांस्टेंट, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट इज अ पीरियोडिक मोशन। सो यहाँ पर जो वेव होता है, ये जो पार्टिकल है इसका एम्पलीट्यूड इतना ही है, इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड इतना है, यहाँ से यहाँ के पार्टिकल का एम्पलीट्यूड इतना है, इधर का एम्पलीट्यूड इतना है। सो दिस एम्पलीट्यूड ऑफ ईच पार्टिकल इज डिफरेंट, हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, और दोबारा फिर वो सेम फॉर्मेट अप्लाई करना है। सो एम्पलीट्यूड इज नॉट कांस्टेंट, द एम्पलीट्यूड चेंजेस एज द position of x, the coordinates of x changes, the value of x changes. Is this clear? Now there are certain, okay, so let's have a little more discussion about this. So this is the equation of the stationary wave. Its amplitude is not constant, its amplitude is a cosine function, it keeps on changing, it keeps on changing with respect to x, जैसे x बदलता है वैसे एम्पलीट्यूड हमने देखा जाता है, ठीक है, जैसे x चेंज होता है वैसे एम्पलीट्यूड कीप्स ऑन चेंजिंग, ऐसे। ओके, नाउ ये यहाँ पर जो हमने स्टेशनरी वेव देखा है, उसके ये जो पॉइंट्स रहते हैं, पॉइंट्स ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट, ऐसा होता है कि एक जो लूप होता है, all the particles in one loop, ये सारे के सारे ऊपर की तरफ जाते हैं, and the particles in the adjacent loop they are going in the downward direction, ठीक है। at the next moment ये पार्टिकल नीचे जाएंगे और ये ऊपर चला जाएगा, तो वो जो वेव है वो वहीं के वहीं डांस करता रहेगा, ऐसा। समझ में आ गई बात? This is what is happening here. So all these particles they are in the same phase. Okay, सिर्फ उनका एम्पलीट्यूड अलग अलग है। All the particles in one loop they are in the same phase, and all the particles in the adjacent loop they are in the opposite phase. We see they are in the opposite phase. Is this clear to you all? Are you understanding what I'm saying? Is this okay? Great. और हर एक का एम्पलीट्यूड जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग होता है। Now these points, ये जो points है, they are called as nodes. The points with zero displacement, they are called as nodes, and the points with maximum displacement, they are called as antinodes A. So what happens at the node points? Nodal regions पर क्या होता है? Let's work it out for condition for nodes.
कैलकुलेट फॉर नोड, नोड्स के लिए क्या होता है, नोड्स के लिए उसका एम्पलीट्यूड 0 होता है। एम्पलीट्यूड 0 मतलब दिस इज 2a cos ऑफ 2 पाई x अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू 0। अब ये 2 है तो 0 नहीं तो cos 0 है, इसका मतलब है ये जो है 2 पाई x अपॉन लैम्बडा ये शायद पाई बाय 2 होगा, बिकॉज cos ऑफ पाई बाय 2 इज 0, बराबर है क्या? या तो फिर 3 पाई बाय 2 होगा, या तो फिर 5 पाई बाय 2 होगा, या तो फिर 7 पाई बाय 2 होगा, और डॉट 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 होगा। समझे क्या? दिस इज व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट इफ आई से इट इज इक्वल टू पाई बाय 2, देन व्हाट इज x इज इक्वल टू पाई पाई कैंसिल, सो x इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 4। या फिर अगर वो 3 पाई बाय 2 है तो इट विल बी 3 लैम्बडा बाय 4 और 5 लैम्बडा बाय 4 और 7 लैम्बडा बाय 4 और डॉट डॉट डॉट। दिस इज द पोजीशन ऑफ x। सो x इज इक्वल टू, अगर मुझे इसको लिखना है तो इट इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 4। सो आई कैन से x इज इक्वल टू 2p minus 1 times lambda by 4 where p is the integer, p is an integer। समझे क्या? So this is the expression for x at all these places। So what is, now I can find out what is the distance between the two successive nodes। यहाँ पर एक नोड है और यहाँ पर एक नोड है, यहाँ पर एक नोड है और यहाँ पर एक नोड है। तो what is distance between two successive nodes? Successive nodes के बीच में distance कितना होगा? This distance is found out by subtracting this, because the node is happening at this point and at this point. So it is 3 lambda by 4 minus lambda by 4 is equal to 2 lambda by 4, that is equal to lambda by 2, as expected, because we know that ये जो वेव है वो यहाँ पर इतना वेव है, ये पूरा का पूरा वेव है और उसका लेंथ होता है लैम्बडा, यस। और यहाँ पर एक नोड है और हाफ वे पर एक दूसरा वेव है, नोड है। इसका मतलब व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव नोड्स? लैम्बडा बाय 2। इज दिस ओके? एनी डाउट्स अबाउट दिस? दिस इज ऑल एक्सप्लेन्ड ऑन पेज नंबर 138। नोड्स का वहाँ पर पूरा का पूरा एनालिसिस किया है, पेज नंबर 138 का मॉडल क्वेश्चन, प्लीज चेक दैट। Similarly, I can find out what is the condition for the antinode। आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। Shall I erase this part? ये वाला part erase कर लूँ मैं? Hello? Let me go for the analysis of the antinodes now। Antinodes का analysis कर लेते हैं हम। Okay? I'll erase this। Condition for antinodes। Antinodes की अगर बात करूँ, एंटीनोड्स आर द पॉइंट्स विद मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाले जो पॉइंट है उसको एंटीनोड्स कहते हैं। तो यहाँ पर 2a cos ऑफ 2 पाई x अपॉन लैम्बडा, एंटीनोड जो होता है वहाँ पे दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू तब होगा जब इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, बराबर है। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? इसका मैक्सिमम वैल्यू 2a होगा, तो ये कोसाइन रेशियो का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। सो आई से cos ऑफ 2 पाई x अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू 1। मतलब 2 पाई x अपॉन लैम्बडा, ये जो एंगल है दैट विल बी आइदर 0 और पाई, ये क्योंकि ये +1 या -1 भी हो सकता है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोसाइन रेशियो इज प्लस और -1, दिस इज प्लस और -1, सो इट कैन बी 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई एंड डॉट डॉट डॉट। अब 0 की बात नहीं करेंगे, उसके आगे की अगर बात करूँ, मतलब x इज इक्वल टू क्या हो सकता है? x इज इक्वल टू 0 हो सकता है, या x इज इक्वल टू पाई बोल दूँ तो दैट इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 2, या फिर 2 लैम्बडा बाय 2 मतलब पाई लैम्बडा, 3 लैम्बडा बाय 2, सॉरी 2 लैम्बडा बाय 2, 3 लैम्बडा बाय 2, करेक्ट, 4 लैम्बडा बाय 2 and likewise। So these are the positions where the antinode is going to be there, and I can also find out just like that what is the distance between the two successive antinodes। ये रहा distance between two successive antinodes, distance between two successive antinodes is equal to lambda by 2 minus 0, that is equal to lambda by 2। So distance between the two successive nodes is also lambda by 2, and distance between the two successive antinodes is also lambda by 2। That means nodes
and antinodes, they are equispaced. They are equispaced. Is this clear to you all? Hello? And I can find out what is the, अगर ये lambda by 2 है और ये भी lambda by 2 है, these are the antinodes. So what is the distance between node and antinode? Lambda by 4. It is half of the wave. ये पूरा wave है, ये आधा wave है. It is lambda by 2. और उससे भी आधा ये होगा. So it is lambda by 4. Distance between the node and antinode. Successive node and antinode, इसका distance कितना होगा? Lambda by 4. We check whether this is clear to all. So this is all explained there on page number 139 का first वाला part जो है वो आपको दिया हुआ. We check. Please mark all the properties of stationary waves on page 139. Mark कर लीजिएगा. These properties are very important. उसमें MCQs या many questions can be found on this properties. ठीक है? उसमें वही चीजें explain की गई है. The stationary waves are produced. Let's have a देखिए वहाँ पे first point क्या दिया है. The stationary waves are produced due to the superposition of two identical waves, either transverse or longitudinal waves, traveling in the opposite direction, traveling through the medium along the same path in the opposite directions. तो वही चीज़ हमने यहाँ पर consider करी है. This is one wave traveling in the positive direction, another wave traveling in the negative x direction. And these can be the progressive transverse waves or it can be the progressive longitudinal waves also. ठीक है? Progressive transverse waves are formed on the string. Stretched string जो होता है गिटार, सितार, इसके जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसके ऊपर जो वेव्स होते हैं वो होते हैं प्रोग्रेसिव stationary waves which are of transverse nature. और जो डायफ्राम टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, डफ या हमारा जो फ्लूट होता है, ठीक है, तबला, मृदंगम, तो उसमें जो होते हैं these are the stationary waves which are of which type? The longitudinal. Let's go for the second point here. अच्छा, second point क्या दिया है यहाँ पे देखिए. The two identical transverse progressive waves superimpose or interfere. The resultant wave is a transverse stationary wave as shown in the figure 6.8a. 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 डायग्राम आपने देख लिया होगा. Next, second point, third point. When a transverse stationary wave is produced, a string on the string. Some points on the string are motionless, जिसको हम nodes कहते हैं. These points do not move, are called nodes. There are some points on the string which oscillate with the greatest amplitude, उसको हम antinode कहते हैं. Points between the nodes and antinodes, they vibrate with the values of amplitudes between 0 to a. If the two identical longitudinal waves are superimposing or interfering, the resultant wave is a longitudinal stationary wave. इसका figure दिया है ये. This is the longitudinal stationary wave. longitudinal stationary wave. Okay? तो पाइप के अंदर जो फ्लूट वगैरह जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके ऊपर ये वेव्स होते हैं. द पॉइंट्स एट विच द एम्पलीट्यूड. अब यहाँ पर भी देखिए देयर इज एंटीनोड, नोड, एंटीनोड, नोड. यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है नोड एंड एंटीनोड. कैन यू सी दैट? हेलो? ओके. तो इसके अंदर भी द डिस्टेंस बिटवीन द नोड्स, द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव एंटीनोड्स, द डिस्टेंस बिटवीन द नोड एंड द एंटीनोड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. पॉइंट नंबर 7 देखिएगा. दो ऑल द पार्टिकल्स एक्सेप्ट दोज एट द नोड्स possess energy, there is no propagation of energy, the wave is localized and its velocity is 0, therefore we call it as a stationary wave. There is no energy is not propagated from one point to the other points. Is this clear to you? देखिए वहाँ पे दिया the musical instruments such as violin, tanpura are based on the principle of formation of the stationary waves, etc. So that was about the properties of the stationary waves. See, we get the waves. जैसे हम waves देखते हैं, we obtain the waves on the string, stretched string के ऊपर होते हैं. Example, violin, guitar, sitar, veena. These are all the musical instruments. ठीक है, string type. तो वहाँ पर the waves are produced there on this type of string. तो ये है incident wave और ये होगा reflected wave. तो ये है transverse waves, transverse stationary waves.
ठीक है। तो यहाँ पर होता है नोड, ये है नोड, ये है नोड, ये है पॉइंट ऑफ एंटी नोड एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ एंटी नोड। दीज आर फॉर द स्ट्रिंग। वहीं पर अगर हम फ्लूट की जैसे बात करें, फ्लूट की अगर बात करें बांसुरी, तो उसमें समझो कि वहाँ पर आप लोगों ने ये देखा होगा कई बार ना कि भाई एक अगर एक सिलेंडर लिया जाए, रेजोनेंस ट्यूब नाम का एक एक्सपेरिमेंट है, शायद आपने वो परफॉर्म किया होगा, नहीं पता नहीं, बट इफ आई टेक दिस इज अ सिलेंडर विच इज क्लोज्ड एट वन एंड ओपन एट अदर एंड, और अगर हम इसको विसल करने की कोशिश करें तो वहाँ पर वो विसल आ जाता है, बराबर है ना? आप लोगों ने ट्राई किया होगा आई गेस। सो यू गेट टू हियर द विसल समटाइम्स, थोड़ा सा लंबा होता है तो आसानी से उसका रेजोनेंस हो जाता है। सो सपोज दिस इज द एक पाइप है ये, ठीक है, हम इसको बोलेंगे क्लोज्ड पाइप, वी कॉल दिस एज अ क्लोज्ड पाइप। सपोज दिस इज अ क्लोज्ड पाइप, ऐसा। तो उस पाइप के अंदर अगर एक एयर कॉलम रहेगा, उस एयर कॉलम को अगर हम वाइब्रेट करते हैं तो उसके अंदर यहाँ पर बोलते हैं कि एक दिस ओपन एंड जो होता है हमेशा, दिस ओपन एंड विल ऑलवेज कैरी द एंटी नोड, तो उसके अंदर ऐसा एक वेव सेटअप होगा। वी शो, क्योंकि यहाँ पर होते हैं ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव, लेकिन इसके अंदर जो होते हैं वो साउंड वेव्स होते हैं एंड दोज आर ऑफ द कंप्रेशन रेडिफिकेशन टाइप, मतलब इसके अंदर होते हैं लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स। बट टू मेक द थिंग्स क्लियर, to understand the things in the better manner, we will be showing here the transverse nature of waves. मतलब यहाँ पर transverse wave ही दिखाया जाएगा. We'll be showing here the transverse wave. So this will be the incident wave and this will be the reflected wave. समझ में आ गया? अब देखिए और एक चीज यहाँ पर याद रखने लायक होती है कि actually it is expected कि उसका जो closed end होता है वहाँ पर no node होता है और open end पर anti node होता है. But antinode is actually happening slightly outside this actual physical limits of the pipe. Antinode थोड़ा बाहर की तरफ रहेगा. It is slightly outside the physical limits of the pipe. कितना? थोड़ा सा. So अगर L है इस पाइप का लेंथ, तो हम ये बोलेंगे कि भाई यहाँ पर कुछ एंड करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा. This E, this distance E. Because the actual antinode lies slightly outside the physical limits of the pipe, and that's why we consider this distance. This distance is called as end correction. This distance is called as end correction, and this is generally 0.3 times the diameter. The diameter का 0.3 times होता है. This is the diameter T. So we apply this end correction to get the actual or exact values. Is that clear to all? ठीक है? Now this is given. तो ये अगर सिंगल ओपन पाइप अगर होता है, इफ दिस इज द ओपन पाइप, तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द पाइप बी कंसीडर? द लेंथ ऑफ द पाइप विल बी कंसीडर, ये टोटल लेंथ होगा, मतलब कैपिटल L इज इक्वल टू L प्लस E, दैट इज इक्वल टू L प्लस 0.3. समझे? दिस इज फॉर द ओपन पाइप. और वहीं अगर क्लोज पाइप होगा, अगर वहां पर क्लोज पाइप होगा, तो क्लोज पाइप के लिए वो कैसे होगा? समथिंग लाइक दिस. तो यहाँ पर एक एंटीनोड होगा, इधर नोड और इधर एंटीनोड. सो दिस इज ए एन ए, और यहाँ पर फिर होगा दिस इज द इंसिडेंट वेव एंड द रिफ्लेक्टेड वेव. तो इधर भी दिस इज द फिजिकल, दिस इज द फिजिकल लेंथ ऑफ द पाइप, कैपिटल L. यहाँ पर एक E होगा और यहाँ पर एक E होगा. तो टोटल लेंथ इज इक्वल टू L प्लस 2E. दिस इज फॉर द ओपन, दिस इज फॉर द, ये क्लोज पाइप होता है, सॉरी, दिस इज क्लोज पाइप, क्लोज एट वन एंड दिस इज ओपन पाइप, ओपन एट बोथ एंड्स. दिस इज ओपन पाइप. दैट इज इक्वल टू L प्लस 2E 0.3D प्लस 0.3D 0.6D. Now these are the equations. In equation number 6.30. And this is equation number 6.40. Please check whether this is clear or not. इसको कहते हैं क्लोज पाइप और इसे कहते हैं ओपन पाइप. I hope this is clear to you all. Please check. Hello. We'll see the closed pipe vibrations
तो यहाँ पे दिस इज क्लोज पाइप, ये समझो कि क्लोज पाइप, इस पाइप का एक एंड क्लोज है, क्लोज पाइप। और यहाँ पे द लेंथ ऑफ दिस पाइप, उसका लेंथ हम हमेशा कैपिटल एल ही लेंगे, या फिर स्मॉल एल अगर दिखा भी दिया आई शो इट एज अ कैपिटल एल। तो देखिए ऐसा होता है कि यहाँ पर होगा एक ट्यूनिंग फोर्क, दिस ट्यूनिंग फोर्क इज हिट टू द रबर पैड, दिस prongs आर सेट इनटू वाइब्रेशंस, prongs वाइब्रेशंस में सेट हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से इसके अंदर कंप्रेशन एंड रिफ्लेक्शन, मतलब इन शॉर्ट लॉन्जिट्यूडल वेव्स तैयार होंगे। दोज लॉन्जिट्यूडल वेव्स कैन नॉट पास फर्दर, वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगे। सो द इंसिडेंट वेव एंड द रिफ्लेक्टेड वेव दे विल इंटरफियर एंड दे विल फॉर्म द स्टेशनरी वेव। तो स्टेशनरी वेव का पैटर्न दिखाने के लिए आई विल शो हियर, दिस इज द इंसिडेंट वेव एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक है, लूप की अगर हम बात करें तो लूप हमेशा इस प्रकार का होता है, दिस इज द टाइप ऑफ लूप। इस लूप का लेंथ होता है लैम्बडा, देखिए, और हाफ लूप का लेंथ होगा लैम्बडा बाय 2, और हाफ के हाफ लूप का लेंथ होगा लैम्बडा बाय 4, समझे? तो ये हाफ के हाफ की लूप है ना, ये तो समझे क्या? तो यहाँ पर मैं बोलूंगा दिस इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 4। इसके लिए जो हमने ट्यूनिंग फोर्क यूज किया है और उसकी वजह से ऐसा 1/4 ऑफ द हाफ ऑफ द लूप मिलेगा। नाउ दिस whatever frequency it will have, we call this as N is the frequency, ठीक है? And these types of vibrations they are called as forced vibrations। मतलब क्या? forced vibrations का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि this tuning fork is forcing the air which is trapped inside this closed pipe। ये tuning fork इस air को force करेगा to vibrate with this frequency। Okay? These are called as the force vibrations। We say this air and this tuning fork, they are in unison with each other, they are in resonance with each other, they have got the identical frequency, that is called as the forced vibrations। Okay, so the air which is trapped inside the pipe is made to vibrate or forced to vibrate with the frequency of the tuning fork, and which will cause this type of waveform there। Okay, ठीक है? Now this mode of vibration is called as fundamental mode of vibration, fundamental mode of vibration, basic mode of vibration, basic mode of vibration। ठीक है? तो यहाँ पर now we'll see that L is equal to lambda by 4, or I can say that lambda is equal to 4L, lambda is equal to 4L। Now we know that velocity of the sound, these are the sound waves, so velocity of the sound in the air, which is v is equal to n lambda, but lambda is equal to 4L ना, इसका frequency n है, so n and lambda is equal to, so it will be n into 4L। Therefore what is the fundamental mode of vibration? N is equal to v upon 4L। You have to remember this formula। This is the frequency, fundamental frequency। इस frequency को कहते हैं fundamental frequency, fundamental frequency। Is this clear to you all? Hello, hello। Are you all understanding what I'm saying there? Is this clear to you all? We call this as the fundamental frequency। हाँ, यहाँ पर L जो होता है, this L is थोड़ी देर L plus E, small l plus E। Small l is the actual length and E is the direction। I hope you know this। Is this okay? अब सेम पाइप को मैं अलग तरीके से भी वाइब्रेट कर सकता हूँ, सेम लेंथ ऑफ पाइप इज टेकिंग। यू सी, आई रिपीट सेम लेंथ ऑफ पाइप विद वही पाइप दिया मैंने, ठीक है? सेम पाइप, ठीक है? और वहां पर मैंने दूसरा एक अलग, देखिए ये है एंटी नोड और ये है नोड, यहाँ पर मैं दूसरा ट्यूनिंग फोर्क लगा देता हूँ, ठीक है? और इसका फ्रीक्वेंसी है N1।
अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसकी वजह से हम डिवाइड दिस पाइप इन टू पार्ट्स। तो इसकी वजह से ये वेव कुछ इस प्रकार आएगा, इस तरह से वो वाइब्रेट कर रहा है, जिसका फ्रीक्वेंसी अलग है, पर भाई लेंथ उसका वही है, लेंथ इज सेम। व्हाट इज दिस लेंथ? आई विल कॉल दिस लेंथ एज एल, लेंथ वही है, लेकिन आपके पास अगर फ्रीक्वेंसी बदली होगा, चेंज होगा, तो वेवलेंथ भी बदल रहा है। तो ये जो वेवलेंथ है, नाउ दिस इज हाफ ऑफ द लूप, इस करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ को मैं लैम्डा 1 बोलूंगा, करस्पॉन्डिंग टू दिस फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ का जो इक्वेशन होगा वो होगा v इज इक्वल टू n1 लैम्डा 1, n1 इज दिस फ्रीक्वेंसी। नाउ ये हाफ है लैम्डा का और ये 1/4 है, मतलब हाफ लूप होता है लैम्डा बाय 2 और सॉरी 1 लूप होता है लैम्डा बाय 2 और हाफ लूप होता है लैम्डा बाय 4। सो दिस इज बेसिकली दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4, so 3 times lambda 1 upon 4, and therefore what is lambda 1 is equal to 4l upon 3. Now let me substitute here, v is equal to n1 into lambda 1, which is 4l upon 3. Therefore what is n1 is equal to 3 times v upon 4l. ठीक है, but v upon 4l happens to be the fundamental frequency, so this n1 is equal to 3 times n. अब देखिए, this is called as first overtone. हम यहाँ पर आगे जाके देखेंगे what is the difference in overtone and harmonic, and this is called as third harmonic. Third harmonic is also first overtone. Third harmonic, it is the integral multiple of the fundamental frequency, and n1 fundamental frequency के बाद आने वाला ये पहला frequency है which is available. I will not explain you the word harmonic right now, बस मैं इसको बोलूँगा first harmonic और third overtone। इसी पाइप को, सेम पाइप को अगर मैं और different frequency से वाइब्रेट करूँ, if I make the same pipe to vibrate with little different frequency, so पाइप वही है, लेंथ उसका वही है, लेकिन मैंने बस यहाँ का जो ट्यूनिंग फोर्क है वो बदल दिया, उसका फ्रीक्वेंसी आपके पास n2 है, यहाँ पर वो एक पार्ट में डिवाइड था, यहाँ पर वो 3 पार्ट्स में डिवाइड था, अब वो 5 पार्ट्स में डिवाइड होगा, 1 2 3 4 5 पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे हमने बताया कि ये एंटी नोड है, ये नोड है, ये एंटी नोड है और ये नोड है, उसी तरह से ये एंटी नोड होगा, ये नोड है, ये एंटी नोड है, ये नोड है, एंटी नोड है, नोड है। ठीक है, ओपन एंड पर एंटी नोड और क्लोज एंड पर नोड, सो दिस विल बी लाइक दिस। इस तरह से देखिए, ये एक कंप्लीट वेव है, मतलब लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 4, दैट विल बी 5 लैम्डा बाय 4. So what is this length? This length L is equal to 5 times lambda 2 by 4. Frequency n2, wavelength lambda 2. ठीक है, and therefore what is lambda 2 is equal to 4L upon 5 lambda. Lambda 2 is 4L upon 5. 4L upon 5. Now V is equal to n lambda is equal to n1 lambda 1 is equal to n2 lambda 2. So V is equal to n2 into lambda 2 is 4L upon 5. So n2 is equal to 5 times V by 4L. But V by 4L is the fundamental frequency जो कि L होता है. So n2 is equal to 5 times L. This is called as second overtone. Second overtone, and we call this as fifth harmonic. दोबारा मैं आपको बताना चाहूँगा, हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक is 5 times the fundamental frequency. सेकंड ओवरटोन मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद जो पहला फ्रीक्वेंसी अवेलेबल होगा उसको फर्स्ट ओवरटोन बोलेंगे, जो दूसरा अवेलेबल होगा उसको सेकंड ओवरटोन बोलेंगे, जो तीसरा अवेलेबल होगा उसको थर्ड ओवरटोन बोलेंगे, सिलसिला आगे बढ़ते रहेगा. सो
fundamental frequency. N1 is 3n. N1 is 3n. N2 is 5n. Can you tell me what will be the third overtone? Is equal to 7n. Fourth overtone is equal to 9n. समझ में आ गया? Pth overtone is equal to, this is 3 to the 6 plus 1, 4 to the 8 plus 1, 2 to the 4 plus 1, so it will be 2p plus 1 times n. This is for the pth overtone, the frequency of the pth overtone. Is this clear to you all? Now this is all explained there on page number. This is equation 6.21. This is equation 6.21. Is this clear to you all? Hello. Please check.